हेलो एवरीवन। आज ऑप्टिक्स सीरीज और जिसमें हम लोग दो पार्ट में ऑप्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। एक वेव ऑप्टिक्स और दूसरा रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स पहले हम लोग देख रहे हैं और वेव ऑप्टिक्स बाद में, जिसमें वेव फिनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले कि ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स बेसिकली हम लोग फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें लाइट के बारे में हमेशा डिस्कस होता है और लाइट का प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में ये डील करता है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स बेसिकली दो पार्ट में हम लोग कंसीडर करते हैं या दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। ज्योमेट्रिकली इसमें हम लोग ड्रॉ करना पड़ता है या ज्योमेट्री के हिसाब से ही सारी कुछ चीजें एनालाइज करते हैं, इसीलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहला हम लोगों का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों का कंसिडरेशन है रे ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में, कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, विच इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, दैट इज अकॉर्डिंग टू अ प्रिंसिपल कॉल्ड फर्मेट प्रिंसिपल। ये फर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम लोगों का है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है किसी भी मीडियम में। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कंसीडर करते हुए ही ये हम लोग इमेज का फॉर्मेशन थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन करते हैं थ्रू मिरर्स और लेंसेज। अब लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल फॉर्मेट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लाइट हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है जिसमें उसको ट्रेवल करने में सबसे कम टाइम लगता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करने में सबसे कम टाइम लगता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लाइट ऑलवेज फॉलो द पाथ which requires minimum time to travel from one point to another point. That means light always travels in a straight line. ये इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन लाइट का होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है लाइट को, तो इस पाथ से होके जाएगा तो ये मिनिमम टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा तभी इसमें मिनिमम टाइम लगेगा, और किसी और पाथ से होके जाता है तो ये मिनिमम टाइम नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लाइट किसी भी मीडियम में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दूसरा, अगर मान लेते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है, तो यहाँ से सीधे ये मीडियम एक दूसरा मीडियम ये है, तो यहाँ से यहाँ जाने में सीधे नहीं जाता है, सीधे जाने पर इसको मिनिमम टाइम नहीं लगता है। तो पहले ये इधर जाएगा फिर ये इधर जाएगा, तब कहीं मिनिमम टाइम लगता है। इसी हम लोग इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इस केस में दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर ये स्ट्रेट लाइन, किसी सिंगल मीडियम में तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, लेकिन दूसरे मीडियम में भी हम लोग का स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ इंटरफेस यानी मीडियम जहाँ चेंज हुआ बाउंड्री, वहां पर ये डायरेक्शन बदल देता है। ये कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लाइट के लिए, जैसे लाइट रे। लाइट रे इज एक सिंबल हम लोगों का एरो का है, और ये हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि लाइट तो हम लोगों को दिखता नहीं, ट्रेवल करता हुआ, इसलिए हाइपोथेटिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है लाइट रे का एक एरो। एरो का जो डायरेक्शन होता है वो लाइट के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन बताता है, और ये सिंगल एरो जो होता है दिस इज कॉल्ड लाइट रे। अगर यही बहुत सारा बंच ऑफ रेज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बीम, लाइट बीम। अगर पैरेलल हम लोगों का अगर रेज है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर किसी पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ लाइट अगर है लाइट रेज, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट लाइट बीम। और किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होता हुआ अगर रेज है, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो ये कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लाइट के लिए। तो इसके बाद हम लोग का आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं हम लोग, कि जब कोई भी लाइट हम लोग का किसी सरफेस पे टकराने के बाद वापस सेम मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाता है, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी, ये डेफिनेशन वही है, व्हेन लाइट रेज बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस देन इट इज कॉल्ड, या दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन और रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंट लाइट पैरेलल बीम होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी हम लोग का एक पैरेलल बीम में होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि प्लेन सरफेस से होता है। और रफ सरफेस अगर होता है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होता है, उस केस में ये रिफ्लेक्टेड लाइट बहुत सारे डायरेक्शन में हम लोग का स्कैटर हो जाता है। यही वाला रिफ्लेक्शन हम लोगों का रिस्पॉन्सिबल किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ये लिखा हुआ चीज अगर हर जगह से दिख रहा है, उधर से भी दिख रहा है इधर से भी दिख रहा है,
इसका मतलब ये जो लिखा हुआ चीज है इसमें लाइट पड़ने के बाद चारों तरफ स्कैटर कर गया है, इसीलिए स्कैटर करने के बाद हम लोगों का हर जगह पहुंच रहा है। दैट्स वाई कि यही हम लोगों का लिखा हुआ उस जगह से भी दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से भी दिख रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोगों का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से दिख पा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, जो कि रफ सरफेस है। और प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी सरफेस प्लेन सरफेस नहीं है। ये जूम किया जाता है प्लेन सरफेस, जैसे हम प्लेन मिरर को प्लेन सरफेस से जूम कर लेते हैं, बट इन प्रैक्टिस या एक्चुअल में हम लोग कहें तो वो भी हम लोगों का प्लेन सरफेस नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सभी सरफेसेस हम लोग कैसे हैं, रफ सरफेसेस। भाई ये प्लेन वगैरह जो भी हम लोग बात करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करते हैं, या रफ की बात कर रहे हैं। जैसे ये बोर्ड हम लोगों का प्लेन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों का प्लेन नहीं है, ये भी रफ है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर देखेंगे तो इट इज अ रफ सरफेस। तो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि अगर हम लोगों का कोई इंसिडेंट रे, किसी भी सरफेस पर अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है तो उसके बाद हम लोगों का रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन सरफेस दिखाया गया है। और इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, और इसमें इस पॉइंट पर नॉर्मल इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये लाइट रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये नॉर्मल तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेन कंटेनिंग इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक, इसमें नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे का जितना एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल सरफेस पर जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं हम लोग। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों हमेशा एक प्लेन में होगा, जो कि यहाँ एक प्लेन दिखाया गया है। और एंगल ऑफ, दूसरा लॉ हम लोगों का, और दूसरा लॉ इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हम लोगों का दो लॉ होता है, आई आर एंड एन ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हमेशा एंगल बराबर होता है किसी भी पॉइंट पर। कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होता है, चाहे रफ सरफेस हो या फ्लैट सरफेस। अगर रफ सरफेस होगा तो किसी भी पॉइंट पर अगर लाइट रे यहाँ इंसिडेंट होता है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल अगर देखेंगे तो इस सरफेस का टेंजेंट ऐसे है, और सरफेस पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल कहीं इधर बनेगा, और ये लाइट रे यहाँ इंसिडेंट होता है तो उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग का लाइट रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट होता है कहीं, ये रफ सरफेस है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट होता है ऐसे, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल कहीं इधर आएगा और लाइट रे इधर कहीं रिफ्लेक्ट होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ये हर एक पॉइंट पर वैलिड होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जितने एंगल पर इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। और ये फिनोमेना बिल्कुल वही है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए लाइट ऐसे जा रहा था, इसको यहाँ पर पहुंचना है, तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में सबसे कम टाइम लगना चाहिए, मिनिमम। और ये मिनिमम टाइम तभी लग सकता है जब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो, और इसमें कह सकते हैं कि ये इसका बाइसेक्टर एंगल हो जाए। इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड कुछ चीजें और हैं, जैसे डेविएशन, किसी लाइट रे का डेविएशन रिफ्लेक्शन के बाद कितना हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। तो डेविएशन ऑफ लाइट, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है किसी सरफेस पर, ये इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये था, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से फाइनली कितना डेविएट हो गया, तो ये अगर हम लोग देखें तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये था, और रिफ्लेक्टेड रे है, तो इनिशियल डायरेक्शन से कितना एंगल से टर्न हो गया, दिस इज कॉल्ड डेविएशन, दिस इज कॉल्ड डेविएशन डेल्टा। अब इस डेल्टा का वैल्यू अगर लिखें तो इसको अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई के बराबर ही है। तो ये आई और ये भी आई और ये डेल्टा तीनों मिलकर के 180 है। तो डेल्टा का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 180 माइनस 2i। दिस इज डेविएशन ऑफ लाइट रे। या अगर इसको एंगल थीटा बोल देते हैं, इफ दिस एंगल इज थीटा,
तो ये एंगल भी थीटा होगा। भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि नॉर्मल से दोनों लाइट रे, सॉरी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो भी एंगल बन रहा होगा इक्वल होगा। उसी तरह से सरफेस के साथ भी लाइट रे का इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सेम एंगल पर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अगर थीटा होगा तो इधर वाला भी थीटा होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये थीटा है तो इधर वाला एंगल भी थीटा है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ये अपोजिट एंगल। दैट मीन्स कि डेल्टा का वैल्यू भी हम लोग थीटा का टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो इट इज 2 थीटा। तो दिस इज डेविएशन 180 डिग्री माइनस 2i, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में, और इस मिरर का साथ में जितना एंगल था उसके टर्म में लिखेंगे तो इट इज 2 थीटा। तो डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ अगर बनाएंगे, डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ या डेल्टा वर्सेस थीटा ग्राफ, ये थीटा है और ये है डेल्टा। इस आई का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना है? 0। आई का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना? 90। तो ये आई 0 से 90 ही वेरी कर सकता है। 0 जब होगा उस समय हम लोग कह सकते हैं कि डेविएशन इज 180 डिग्री। तो 0 पर डेविएशन 180 डिग्री है, और जब ये 90 हो जाएगा उस समय डेविएशन 0। तो ये स्ट्रेट लाइन डेल्टा और आई के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों का बनेगा, और ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे पहुंच के डेविएशन का वैल्यू 0। डेल्टा वर्सेस थीटा ग्राफ अगर देखेंगे तो ये हम लोगों का ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये बनेगा। और थीटा का वैल्यू भी 0 से लेके कहां तक? 90 तक वेरी करेगा। जब 90 हुआ थीटा का वैल्यू तो ये डेविएशन 180 डिग्री होगा। तो ये डेविएशन वर्सेस थीटा और डेविएशन वर्सेस आई ग्राफ इस तरह से। नहीं, नॉर्मल इंसिडेंट अगर होता है तो यहाँ पर हम लोग का एंगल, अगर नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। तो यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंट पर वापस इसी लाइन पर रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। दैट मीन्स कि इस पॉइंट पर लाइट रे का डायरेक्शन क्या हो गया है? रिवर्स हो गया है। इस केस में हम लोगों का डेल्टा का वैल्यू अगर देखें तो 180 डिग्री, क्योंकि एंगल आई का वैल्यू कितना है? 0। आई जब 0 होगा तो डेविएशन 180 डिग्री, या थीटा का वैल्यू कह सकते हैं कि 90 डिग्री। कि जब किसी भी पॉइंट पे लाइट रे का डायरेक्शन रिवर्स होगा उस समय ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाता है। इसी को हम लोग रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। ये तो हम लोग का एक रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन का वैल्यू है। अगर मान लेते हैं कि फिर आगे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता, वहां पर भी फिर हम लोगों का डेविएशन कुछ होगा, फिर आगे जा करके फिर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहां डेविएशन होगा। तो ये इस तरीके से अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है उस केस में टोटल डेविएशन अगर हम कितना लिखते हैं, तो टोटल डेविएशन थ्रू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, डेविएशन फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अगर कई बार रिफ्लेक्ट होता है लाइट, उस केस में नेट डेविएशन अगर कैलकुलेट करना है तो क्या कर रहे हैं हम लोग? पहली बार ये रिफ्लेक्ट हुआ, इससे हम लोग का डेविएशन मिला डेल्टा 1। अब ये इंसिडेंट रे सेकंड सरफेस के लिए, अगर ये इंसिडेंट रे है तो इनिशियल डायरेक्शन ये था, और फाइनली रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर, तो ये डेविएशन फॉर द सेकंड रिफ्लेक्शन। दिस वन इज डेविएशन फॉर थर्ड रिफ्लेक्शन। तो इसमें डेविएशन डेल्टा 1 एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, डेल्टा 2 क्लॉकवाइज, और डेल्टा 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें एक डेविएशन को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो सेकंड डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज जैसे हम लोग का पॉजिटिव अगर लिया जाए तो इसको क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो डेविएशन डेल्टा 1 का वैल्यू अगर लिखें तो इट इज, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, तो इट इज 180 माइनस 2I1, और ये क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये सेकंड वाला क्लॉकवाइज है डेल्टा 2, दिस इज 180 माइनस 2I2, and this is clockwise. Third one is delta 3. Delta 3 is 180 minus 2I3, and this one is again anti-clockwise. इसमें अगर डेल्टा 1 पॉजिटिव लेते हैं तो डेल्टा 2 नेगेटिव, फिर ये डेल्टा 3 पॉजिटिव। If this one is positive, then this one is negative and this one is positive. और टोटल डेविएशन के लिए इन्हीं तीनों को हम लोग अलजेब्रिकली ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स कि नेट डेविएशन इज
एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डेविएशंस। ये हम लोगों का पॉजिटिव साइन था, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। 180 माइनस 2i1 माइनस 180 माइनस 2i2 प्लस 180 माइनस 2i3। अब नेट डेविएशन जो भी आएगा, या तो इसमें पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। तो निगेटिव आया इसका मतलब इस सेंस को बताएगा, यानी क्लॉकवाइज सेंस में, और अगर पॉजिटिव आता है उस केस में एंटी क्लॉकवाइज सेंस। चाहे कोई भी सेंस में हम लोगों का डेविएशन हो, लेट अस सपोज कि फाइनली इनिशियली हम लोगों का ये इंसिडेंट रे इनिशियल डायरेक्शन ये था और फाइनली कुछ इस डायरेक्शन में दिख रहा है। तो ये इनिशियल डायरेक्शन था और ये कुछ फाइनली इस डायरेक्शन में दिख रहा है, और ये बीच बीच में हम लोगों का ऐसे डेविएट होके आ रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि फाइनली हम लोगों का लाइट रे का डेविएशन जो टोटल है वो तो इतना ही हुआ, दिस इज डेल्टा नेट। तो इनिशियली हम लोगों का ये डायरेक्शन था, फाइनली ये अगर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन में अगर डेल्टा नेट लिखते हैं तो इसको अपोजिट सेंस में अगर बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, तो ये दोनों मिलकर के 360, तो इसको 360 माइनस डेल्टा नेट बोल सकते हैं। तो डेल्टा नेट अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं तो 360 माइनस डेल्टा नेट क्लॉकवाइज हम बोल सकते हैं। सेम लाइट रे का डेविएशन क्लॉकवाइज सेंस में अगर बोलते हैं 360 माइनस डेल्टा नेट, और मान लेते हैं कि अगर ये हम लोगों का 60 डिग्री ही आ गया तो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर बोलेंगे तो 300 डिग्री क्लॉकवाइज भी डेविएशन बोल सकते हैं उसी लाइट रे का। यानी कि जितना भी ये नेट आएगा इसको 360 में से अगर माइनस कर देते हैं तो ये अपोजिट सेंस के डेविएशन को बताएगा। ये अगला कॉन्सेप्ट, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर आई कैप, नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप, ये गिवन है। यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे कितना है ये पता करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा एज्यूम कर लेते हैं तो ये एंगल भी थीटा है, और इस सरफेस के पैरेलल यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर कुछ भी हम एज्यूम कर लें, लेट अस सपोज इट इज टी कैप। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर टी कैप लेते हैं तो अब ये टी कैप को अगर एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस, दैट मीन्स कि ये जे कैप की तरह है और ये आई कैप की तरह, और ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेंथ 1। इसका दो कंपोनेंट हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको दो वेक्टर अगर मानते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये एंगल थीटा, दिस इज कॉस थीटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 लेते हैं तो 1 इंटू कॉस थीटा, और ये है 1 इंटू साइन थीटा। तो अब इस यूनिट वेक्टर को इस दो वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। इसके लिए यूनिट वेक्टर ये है, इसके लिए यूनिट वेक्टर ये है। तो साइन थीटा टी कैप, कॉस थीटा एन कैप, दिस आर कैप। उसी तरह से इस आई कैप को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर लें, कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, तो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस वन इज 1 इंटू cos theta and this one into sin of theta। अब ये जो यूनिट वेक्टर, सॉरी ये कंपोनेंट जो भी है n के अपोजिट में है, तो cos थीटा माइनस एन कैप ये वाला वेक्टर हो गया, और sin थीटा और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर t कैप था, तो ये sin थीटा t कैप ये वाला। तो इसमें यूनिट वेक्टर अगर हम लोग लिखते हैं, r कैप को क्या लिखे थे, cos थीटा एन कैप और sin थीटा t कैप, cos थीटा एन कैप प्लस sin थीटा t कैप। इसी तरह से आई वेक्टर अगर लिखते हैं यूनिट वेक्टर, तो ये cos थीटा माइनस एन कैप, माइनस ऑफ cos थीटा एन कैप प्लस sin थीटा टी कैप। अब इसमें टी कैप हम लोग एज्यूम किए थे, इसको अगर हटाना है तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो आर कैप माइनस आई कैप, इन दोनों का डिफरेंस, इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 cos थीटा एन कैप। अब इसमें cos थीटा भी हमको नहीं दिया था, सिर्फ ये दो वेक्टर दिया हुआ था, तो इस cos थीटा को भी अगर हटाना है तो क्या कर सकते हैं, आई और एन इन दोनों के बीच का एंगल हमको पता है,
ये n वेक्टर और इस डायरेक्शन में I वेक्टर, ये एंगल थीटा। दैट मीन्स कि ये दो वेक्टर के बीच का एंगल ये है विच इज 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा विच इज एंगल बिटवीन I एंड n। तो इस केस में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही यूनिट है। ऑल्सो I dot n and this is 1 into 1 into cos 180 minus theta, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड 1। तो फाइनली I dot n cos 180 minus theta is minus cos of theta। अब ये cos थीटा की जगह पर माइनस I dot n लिख सकते हैं यहाँ पर। तो उसको इसमें हम लोगों का r कैप माइनस I कैप इक्वल टू इसकी जगह पर 2 टाइम्स माइनस I डॉट n और ये n कैप इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो बेसिकली I डॉट n एक स्केलर क्वांटिटी होगा, उसके साथ ये यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक वेक्टर बन जाएगा। तो फाइनली यहाँ से r कैप का वैल्यू लिख सकते हैं, इट इज I कैप माइनस 2 I डॉट n n कैप। दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, और इस फार्मूले का यूज करके रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोगों का दिया हुआ हो r और n कैप दिया हो, तो r n कैप I निकालना हो तो यहाँ पर cos थीटा को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये r डॉट n कर सकते हैं, क्योंकि अब ये n और ये r इन दोनों के बीच में डायरेक्ट एंगल थीटा है तो इट इज cos थीटा। तो r कैप डॉट n कैप डायरेक्टली cos थीटा मिल जाएगा, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू डायरेक्ट r डॉट n लिख सकते हैं। तो उस केस में ये हम लोगों का I का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ r एंड n में। अगर हम लोगों का I और r कैप दिया हो, n कैप अगर पता करना हो, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसको जस्ट रिवर्स किया जाए तो इट इज माइनस I कैप और ये r कैप, ये दोनों दिया गया है। इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर कंसीडर करेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड के जब वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है। इस रिजल्टेंट का वैल्यू अगर देखें तो दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज माइनस I कैप प्लस r कैप। ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, और ये जो वेक्टर होगा इट इज अलोंग द नॉर्मल, यही हम लोगों का नॉर्मल वेक्टर के अलॉन्ग है, इसको नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हैं। अब ये नॉर्मल वेक्टर में यूनिट वेक्टर क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोगों का डायरेक्टली ये अब ये 1 यूनिट का नहीं है, इसका रिजल्टेंट कुछ 1 होगा, क्योंकि ये दोनों 1 यूनिट, दिस वन इज 1, दिस वन इज 1, इसलिए ये रिजल्टेंट अब 1 यूनिट नहीं है, इसलिए इसको n वेक्टर हम बोल सकते हैं। और इसका जितना मैग्नीट्यूड आएगा उससे डिवाइड करेंगे तब इसका यूनिट वेक्टर मिलेगा। दैट मीन्स कि n कैप कैन बी रिटन एज माइनस I कैप प्लस r कैप डिवाइडेड बाई माइनस I कैप प्लस r कैप मॉड। ये जो भी वेक्टर आएगा उसके मॉड से जब डिवाइड करेंगे तब ये यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें कोई भी दो दिया हो, तीसरा अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि दो प्लेन मिरर्स हैं, एक परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखे गए हैं, और इसी प्लेन में मतलब इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ये मिरर और ये मिरर है, इस बोर्ड के प्लेन में एक लाइट रे इंसिडेंट कराया जाता है इस मिरर पर M1 पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए आई है, तो बताना है कि टोटल इसका डेविएशन कितना होगा फाइनली। तो एंगल आई पर अगर इंसिडेंट हुआ तो एंगल आई पर रिफ्लेक्ट भी होगा, लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया तो ये एंगल भी आई हम बोल सकते हैं। अब ये इस मिरर पे इंसिडेंट रे है तो ये एंगल आई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, इसका भी एंगल ये आई ही बनेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अगर डेविएशन देखते हैं तो ये इंसिडेंट रे का था, दिस डेविएशन इज डेल्टा 1
एंड दिस डेविएशन इज डेल्टा 2। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सेम सेंस में। ये आई था तो इधर वाला भी एंगल आई हो गया, दैट मीन्स डेल्टा 2 इज 2 आई। तो डेल्टा 1 का वैल्यू इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में 180 माइनस 2i, और यहाँ पर ये मिरर के साथ जब एंगल लिए थे तो डेल्टा 2 का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 2i, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट डेविएशन का वैल्यू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, एंड दिस इज 180 माइनस 2i प्लस 2i, और 2i कैंसिल होकर के ये टोटल डेविएशन 180 डिग्री। दो अगर मिरर 90 डिग्री पर होंगे तो किसी लाइट रे को जब इंसिडेंट कराया जाएगा उस केस में डेविएशन हमेशा 180 डिग्री का मिल रहा था। जबकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर डेविएशन टोटल जो भी है ये आई पे डिपेंड नहीं किया, मतलब इस आई का वैल्यू अगर 20 रखेंगे तब भी डेविएशन 180 है, 60 रखें तब भी 180, 45 रखें तब भी 180 डिग्री। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल एक, इसमें कहा कि दो प्लेन मिरर, पिछला जो क्वेश्चन था बिल्कुल वही है, बस यहाँ पर दोनों मिरर को थीटा एंगल पर इंक्लाइन कर दिया गया है, और एक लाइट रे इस M1 पे इंसिडेंट कराया जाता है एंगल आई पर। इसमें बताना है कि टोटल डेविएशन इंसिडेंट रे का दो रिफ्लेक्शन के बाद, एक बार इस मिरर से और एक बार इस मिरर से, यानी टोटल डेविएशन इसमें बताना है। लेकिन दो कंडीशन यहाँ पर है, एक बार जब आई इस थीटा से बड़ा होगा और दूसरी बार आई जब थीटा से छोटा होगा, उस केस में टोटल डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। इसमें कि आई लेस देन थीटा और आई ग्रेटर देन थीटा का मतलब क्या है। अब आई थीटा से बड़ा हो जाए या लेस देन थीटा हो रहा है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले कि आई जब थीटा होगा तब क्या होगा उसको देख लेते हैं। इफ थीटा इक्वल टू आई इक्वल टू थीटा, अगर ये एंगल थीटा ले लेते हैं और ये मिरर, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, तो इतना ही थीटा पर रिफ्लेक्ट भी होगा, जैसे थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, इट इज 90 माइनस थीटा, और ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर आई इक्वल टू थीटा हो जाए उस केस में इंसिडेंट रे जो आएगा यहाँ पर इस सेकेंड मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट हो जाएगा, और जब नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो वापस इसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगा। जब रिट्रेस हो गया उस केस में डेविएशन यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ डेविएशन का वैल्यू ये है डेल्टा 1, और यहाँ पर अगर हम लोगों का इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये था, वापस इसी पे रिट्रेस हो गया, तो यहाँ डेविएशन 180 डिग्री। टोटल डेविएशन इंसिडेंट रे का अगर देखें तो कितना है, डेल्टा 1 इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे तो नॉर्मल, यहाँ डेविएशन सीधे 180 डिग्री, डेल्टा 2 का वैल्यू 180 डिग्री। अब इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी ले सकते हैं हम लोग, तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर मानते हैं तो उस केस में डेविएशन कितना हो गया, अगर दोनों क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो टोटल हम लोगों का डेल्टा नेट 180 प्लस 180 माइनस 2 थीटा, एंड दिस इज 360 माइनस 2 थीटा। क्लॉकवाइज कंसीडर की तो क्लॉकवाइज में नेट डेविएशन हम लोगों का 360 माइनस 2 थीटा अगर हो गया, तो इसी को 360 में से अगर माइनस कर देते हैं तो 360 माइनस 2 थीटा डेल्टा नेट, और डेल्टा नेट डैश इसको बोल देते हैं, तो ये सिंपली 2 थीटा, और ये सेंस अपोजिट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस केस में एंटी क्लॉकवाइज में डेविएशन कितना हो गया 2 थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन 2 थीटा, और क्लॉकवाइज डेविएशन देखेंगे तो 360 माइनस 2 थीटा है डेविएशन। इसमें पहला केस अगर कंसीडर करेंगे जब आई लेस देन थीटा होगा उस केस में, अब ये आई लेस देन थीटा होने का मतलब इंसिडेंट रे किस कहीं इस एंगल पर इंसिडेंट हुआ, दिस वन इज आई, तो अब ये रिफ्लेक्शन भी कम एंगल पर होगा, ऐसे सेम एंगल आई, दैट मीन्स कि अब लाइट रे इस पॉइंट से इधर इंसिडेंट हुआ तो नॉर्मल यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगा और रिफ्लेक्शन के बाद इधर कहीं चला जाएगा,
तो यहाँ पर हम लोगों का ये पहला डेविएशन हो जाएगा और यहाँ पर ये दूसरा डेविएशन होगा। अगेन दिस टू आर क्लॉकवाइज सेंस। और पर अगर इंसिडेंट कराते हैं तो ये 9 करेंगे तो ये इंसिडेंट रे है, तो ज्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगा इसे। अब इस केस में इधर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इधर आ गया, तो इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इधर आ गया, और रिफ्लेक्शन के बाद फिर इधर आएगा, फिर इस पे इंसिडेंट होगा, तो यहाँ कई बार रिफ्लेक्शन हम लोगों का पॉसिबल है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इसीलिए 2 रिफ्लेक्शन के बाद। तो यहाँ डेविएशन हम लोगों का क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पर डेविएशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में दोनों डेविएशन अपोजिट डायरेक्शन में है, इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में था। तो इसको अलग अलग केस कंसिडर करते हैं, उस केस में देखते हैं। ये रहे हम लोगों के 2 केसेस। ये पहला केस है कि आई लेस देन जब थीटा होगा उस केस में। अब ये आई था तो यहाँ पर लेस देन थीटा होने पर ये रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में हो रहा था। यहाँ पर डेविएशन डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 का वैल्यू 180 माइनस 2 आई लिख सकते हैं। अब जब ये एंगल आई हो गया तो ये वाला एंगल हम लोगों का 90 माइनस आई। अब 90 माइनस आई अगर हो गया तो ये एंगल और ये एंगल, इसको अल्फा मान लेते हैं अगर, तो ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री होगा। तो ये तीनों का सम 180 डिग्री। यहाँ से अल्फा का वैल्यू इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे तो ये 90 प्लस आई माइनस थीटा। तो इस केस में डेविएशन ये इनिशियल डायरेक्शन है, फाइनल डेविएशन डेल्टा 2, ये क्लॉकवाइज, ये भी हम लोगों का क्लॉकवाइज। तो इस क्लॉकवाइज में डेविएशन का वैल्यू कितना, इसके टर्म में लिख रहे थे तो 2 अल्फा, तो इसमें डेविएशन 2 अल्फा हो गया डेल्टा 2। तो पहला डेविएशन 180 माइनस डेल्टा 1 का वैल्यू 180 माइनस 2 आई, और डेल्टा 2 का वैल्यू 2 अल्फा, दोनों सेम सेंस में था। तो इसका वैल्यू जब पुट करेंगे 2 टाइम्स 90 प्लस आई माइनस थीटा, तो ये 180 प्लस 2 आई माइनस 2 थीटा, जिसमें से माइनस 2 आई प्लस 2 आई ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये 180 प्लस 180 360, और ये माइनस 2 थीटा। तो इट इज 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज सेंस में टोटल। इसी को अगर 360 में से माइनस कर दिए तो यानी कि डेल्टा नेट को जो भी क्लॉकवाइज सेंस में आया इसको 360 में से माइनस कर देते हैं तो ये अपोजिट सेंस में बताएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको 360 में से माइनस करने पर ये 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ गया डेविएशन। तो 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज बोलेंगे तो 2 थीटा हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा केस था जब आई ग्रेटर देन थीटा होगा। तो जब आई ग्रेटर देन थीटा होगा तो यहाँ पर इंसिडेंस अब ये नॉर्मल जो भी था इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर का आ गया, तो ये पहला डेविएशन क्लॉकवाइज और दूसरा डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला डेविएशन का अगर हम पॉजिटिव या किसी में एक को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, जो भी बड़ा है उसको हम पॉजिटिव ले लें। अगर जैसे यहाँ पर देखने से लग रहा है कि डेल्टा 2 पॉजिटिव ज्यादा है, इसको पॉजिटिव ले लें तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा 1 का वैल्यू कितना, 180 माइनस 2 आई क्लॉकवाइज सेंस में। और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो और ये थीटा है, तो इस वाले ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल अगर बोल गए तो इन दोनों का सम थीटा प्लस 90 माइनस आई। तो अब ये एंगल जितना होता है इसका डबल ये डेविएशन होगा, क्योंकि इधर वाला भी एंगल उतना ही। तो इन दोनों का सम डायरेक्ट हम लोगों का डेविएशन देता है, तो इसका 2 टाइम्स ये डेल्टा 2 हो गया। तो डेल्टा 1 का वैल्यू 180 माइनस 2 आई, डेल्टा 2 इज 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये अगर बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है तो ये प्लस लेते हैं तो ये माइनस, यानी इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो टोटल डेविएशन हम लोगों का अब डोमिनेट ये कर गया एंटी क्लॉकवाइज, विच इज 2 थीटा। 180 प्लस 2 थीटा माइनस 2 आई, ये वाला वैल्यू जो कि एंटी क्लॉकवाइज था, और ये क्लॉकवाइज है 180 माइनस 2 आई। तो ये दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, या इसी को हम लोग 360 में से माइनस कर दिए तो 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहाँ पर जो आंसर दिख रहा है 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज ही था, या 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज है, यहाँ पर भी 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो डेविएशन है इस आई पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, सिर्फ इस थीटा पे डिपेंड किया, यानी कि दोनों मिरर के बीच में जितना एंगल है उसी पर हम लोगों का डेविएशन है, या तो 2 थीटा या तो 360 माइनस 2 थीटा, क्योंकि इस आई पर ना तो यहाँ पर आई पे डिपेंड किया ना ही यहाँ पर आई पे डिपेंड किया, कहीं पर भी आई पे डिपेंड नहीं है। तो इसलिए जितना भी एंगल हम लोगों का यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस रखेंगे, 2 रिफ्लेक्शन के बाद हम लोगों का डेविएशन हमेशा इसमें
थीटा जो भी दिख रहा था इसका डबल वैल्यू 2 थीटा, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रहा डेविएशन का कॉन्सेप्ट एक रिलेटेड। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का है कि दो मिरर थीटा एंगल पे रखे गए थे और इस M1 के पैरेलल एक लाइट रे इंसिडेंट होता है। M2 पर रिफ्लेक्शन के बाद फिर से हम लोग का M1 पे आया, इंसिडेंट हुआ, और यहां से रिफ्लेक्शन के बाद इट बिकम्स पैरेलल टू M2, यानी कि इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल टू M1 इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्शन के बाद M1 से ही रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, M2 पे इंसिडेंट हुआ, और ये M1 से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू M2 हो जा रहा है। उस केस में थीटा का वैल्यू कितना है ये बताना है। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइट रे अगर पैरेलल टू M1 है तो ये दो पैरेलल लाइंस और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल थीटा हो गया बाय ज्योमेट्री, और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि ये एंगल भी थीटा हो गया। उसी तरह से ये लाइट रे, ये वाला लाइट रे इसके पैरेलल था, तो ये दो पैरेलल लाइंस अगर हैं तो दिस एंगल थीटा, तो ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स कि इस ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि ये तब होगा जब हम लोगों का थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाए।